नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं जीएसटी के लाभ क्या हैं और जीएसटी के दोष क्या हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है जीएसटी के लाभ क्या हैं। जीएसटी लगाने के से सरकार को क्या लाभ हुआ, जनता को क्या लाभ हुआ, जीएसटी के बारे में तमाम वाद विवाद उत्पन्न हुए, विरोध उत्पन्न हुए, क्या क्या कारण है क्यों विरोध उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, अपनी कॉपी में लिख लीजिए जीएसटी के लाभ। जीएसटी के लाभ क्या हैं? पहला लाभ आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। जीएसटी के लाभ में पहला लाभ संपूर्ण देश एकल बाजार। ध्यान दीजिएगा, कॉपी में लिखिए, अच्छे से हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। संपूर्ण देश एकल बाजार। समझिए क्या है, जो हमारा संपूर्ण देश है, पूरा देश है, उसको एक बाजार में तब्दील कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है संपूर्ण देश एकल बाजार का मतलब? देखो, पहले यूपी में किसी सामान पर कोई अलग टैक्स लगता था, एमपी पर किसी सामान पर वही सामान, ये मार्कर है, यूपी में अलग लगता था, एमपी में अलग लगता था, उसके बाद राजस्थान में अलग लगता था। लेकिन अब क्या होगा, संपूर्ण देश में एकल बाजार, एक बाजार होगा। कहा गया है पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करारोपण व्यवस्था प्रत्येक राज्य स्तर पर कई दरों में भिन्नता थी। मतलब देश एक है, कई दरों में भिन्नता थी। भाई यूपी में अलग, एमपी में अलग, चंडीगढ़ में अलग, लुधियाना में अलग, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग। लेकिन जब जीएसटी लागू हो गई तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर लगता है यूपी में, वही बिहार में लगेगा, वही बंगाल में लगेगा। एक देश एक कर। ठीक है, अगला आपको ध्यान देना है भारत में निर्माण विचार को बल। दूसरा नंबर लिखिए अपनी कॉपी में, लाभ क्या है? भारत में निर्माण विचार को बल। भारत में क्या बल? कहा गया है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ भारत में निर्माण विचार उत्पन्न हुआ। यह जीएसटी की बहुत योगदान व्यवस्था है। मतलब कि जो भारत में कच्चा माल दूसरे देशों से मंगाया जाता है, उसे अपने यहाँ निर्माण किया जाए। अब जो नहीं है उसको तो मंगाना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ अपने यहाँ बनेगा। इसके लिए कहा गया संपूर्ण देश एकल बाजार, भारत में निर्माण विचार पर बल दिया गया। भारत में अब निर्माण होगा। अगला अपनी कॉपी में लिखिए तीसरा, सरकारी राजस्व में वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, जब विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स को देने के लिए बचते थे कौन लोग? व्यापारी लोग। तो उन व्यापारी लोगों ने क्या कहा? उन व्यापारी लोगों ने कहा कि हम, मतलब वहाँ पर बचते थे, मतलब चोरी कर लेते थे, एक तरह से टैक्स की चोरी, जिसे करवंचना कहा जाता है। तो सरकार ने सोचा जब चोरी हो जाएगी, जब जीएसटी लग जाएगी तो कम चोरी होगी। वास्तविकता है जीएसटी लगने से चोरी तो कम हुई, लेकिन जिस अनुपात में सरकार ने सोचा था कि हमारा पैसा बढ़ेगा, हम देश के विकास में लगाएंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से, तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, तमाम साइटों के माध्यम से सरकार ने खुद बताया है अपने बजट के माध्यम से, जितना इनडायरेक्ट टैक्स आता था उससे कम जीएसटी आता है। तो बढ़ने का उद्देश्य था, लाभ था, वृद्धि करने से लाभ था, लेकिन धीरे धीरे पटरी पर चलने लगता है। तो याद रखना, पहला जीएसटी के लाभ में संपूर्ण देश एकल बाजार का मतलब क्या होता है? पूरे देश में एक ही रेट से टैक्स लगेगा, जीएसटी वाला। भारत में निर्माण, भारत में वस्तुओं का निर्माण किया जाए, सेवाओं का निर्माण किया जाए, लोगों को वस्तुओं और सेवाएं पहुंचाई जाएं।
उसके बाद सरकारी राजस्व में वृद्धि। सरकारी राजस्व में वृद्धि का मतलब क्या होता है? सरकारी राजस्व में वृद्धि, सरकार अपने वृद्धि को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी। अगला आपको ध्यान देना है 5वां नंबर। 5वां नंबर आपको क्या ध्यान देना है? कहा गया है तटस्थता। तटस्थता, तटस्थता, तटस्थता। तटस्थता का मतलब क्या बोला गया है? तटस्थता का मतलब बोला गया है जीएसटी प्रचलन के पश्चात पूर्ववर्ती व्यावसायिक क्रियाएं, प्रारूप, संगठनात्मक संरचना, भौगोलिक स्थिति, उत्पाद प्रतिस्थापन उसी रूप में चलते रहेंगे। मतलब जैसे चलता था वैसे चलेगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, इसको विकास एवं दीर्घकालीन आर्थिक विकास की संभावना माना गया। मतलब कि जैसे सब कुछ चल रहा था वैसे चलेगा, लेकिन जीएसटी लाने का मेन कारण था क्या? जो व्यवस्था है वो तटस्थता प्राप्त करेगी, मतलब कि उसमें और भी विकास की संभावनाएं होंगी, दूरगामी सोच होगी, डेवलपमेंट बड़ा होगा। अगला 6 नंबर, भारत से निर्यात पर शून्य कर। भारत जो है, जब जीएसटी लागू की गई तो जो लोग अपने यहाँ से भारत से निर्यात करेंगे, मतलब कि एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों से क्या लेकर आएंगे? दूसरे देशों से पैसा लेकर आएंगे। जब निर्यात करेंगे तो दूसरे देशों से पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो स्थिति बड़ी मजबूत होगी। आपको ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने 4th नहीं लिखा, यहाँ पर आपका 5th रहेगा। भारत में निर्यात कर, भारत से कोई सामान जब बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, तो वहाँ से क्या आएगा? वहाँ से आएगा पैसा। तो सरकार ने नियम लागू किया कि जो निर्यात किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा, उससे क्या होगा? उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आदर्श गौतम जी नमस्कार। ठीक है, 6 नंबर आपको ध्यान देना है। 6 नंबर आपको क्या ध्यान देना है? कहा गया है काले धन की व्यवस्था का उन्मूलन। काले धन की व्यवस्था का उन्मूलन। इसका मतलब क्या होता है? काला धन किसे कहते हैं? कोई पूछ ले आपसे काला धन क्या होता है, तो क्या कहेंगे? जो काली वाली नोट होती है। काला धन का मतलब होता है मेरे भाई बंधु, काला धन का मतलब होता है काला धन का मतलब होता है कि ऐसा धन जिस पर सरकार को टैक्स ना दिया गया हो, वही होता है काला धन। तो ऐसा कोई धन जिस पर सरकार को टैक्स ना दिया गया हो, उसे वो कहते हैं काला धन, जो अवैधानिक तरीके से कमाया गया हो। ठीक है, थैंक्स भाई। आप समझिए, काले धन की व्यवस्था का उन्मूलन हो गया, इस व्यवस्था को समाप्त किया गया, करने का प्रयास किया गया। हम यह नहीं कह सकते कि पूरी व्यवस्था ही समाप्त हो गई, काला धन नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवस्था के समापन की ओर एक कदम था। अगला होता है व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुक्ति। व्यक्तिगत हस्तक्षेप का मतलब होता है कि पहले लोग खुद छेड़खानी कर लेते थे। छेड़खानी का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा कर देते थे, लेकिन अब सारी प्रक्रियाएं क्या हो गई हैं? ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन में आप क्या करेंगे? जो फॉर्मेट रहेगा उसी फॉर्मेट के अंदर भरना पड़ेगा। पहले गलतियाँ कर देते थे, लेकिन अब क्या होगा? ऑनलाइन रहेगा, गलती होगी भी तो सही रहेगा, तभी फीड होगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। 8वें नंबर में आपको ध्यान देना है करदाता के अनुकूल। करदाता के अनुकूल मतलब करदाता जब चाहे तब। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको
आपको मेरे भाई आगे क्या ध्यान देना है, करदाता के अनुकूल कहा गया है। करदाता अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में जीएसटी सराहनीय प्रयास है। पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड्स, कर भुगतान स्वयं कर सकता है टैक्स पे करने वाला। कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे के पास जाने के लिए, पैसा देने के लिए। खुद थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो कर लेगा, लेकिन तब भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, तो वो अलग बात है। अगला है 9th नंबर, कम कर वंचना। पेपर में आपसे पूछ सकता है कर वंचना क्या होती है। कर वंचना कहीं भी, इनकम टैक्स भी में बहुत ज़्यादा पूछता है। कर वंचना का मतलब होता है जो टैक्स की चोरी करे, टैक्स के नियमों, कानूनों और प्रावधानों का उल्लंघन करके टैक्स को ना देना कर वंचना कहलाता है। ठीक है, कर वंचना का मतलब क्या होता है, जब टैक्स के नियमों, कानूनों, प्रावधानों का, ठीक है, व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुक्ति। अंकित जी पूछ रहे हैं, लाइव भी चल रहा है। व्यक्तिगत हस्तक्षेप का मतलब होता है कोई व्यक्तिगत इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता। ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतलब जब जीएसटी लाई गई, अप्रत्यक्ष कर में ज़्यादा चोरी होती थी, इसमें भी चोरी करने वाले कर लेते होंगे, लेकिन संभावनाओं को कम कर दिया गया है। कम इसीलिए बोला गया है, ये अगर पूरा होता तो कम कर वंचना। उसके बाद आपको 10th नंबर ध्यान देना है, 10वां नंबर ध्यान देना है। कहा गया भारत में निर्माण पर बल, ये तो पहले लिख दिया गया। भारत में निर्माण पर बल मतलब वस्तुओं सेवाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे आपको ध्यान देना है, क्या कहा है, अधिक सुनिश्चित। अधिक सुनिश्चित, अधिक सुनिश्चित का मतलब होता है कि कहा गया है अधिक सुनिश्चित, कह रहा है जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करना, रिटर्न भरना, ये अधिक सुनिश्चित है, अस्थायित्व है, करदाता अपने आप कर सकता है। उसके बाद 11 नंबर हम आपको बताते हैं, 11 नंबर आप लिख लेंगे। कह रहा है आर्थिक विकास में वृद्धि। आर्थिक विकास में वृद्धि मतलब देश को आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए टैक्स लाया गया। कौन सा टैक्स लाया गया, जीएसटी लाया गया। उसके बाद आपको 12th नंबर ध्यान देना है। 12th नंबर आपको क्या ध्यान देना है, कह रहे हैं कम कर भार। कम कर भार, देखो भैया इसमें दो ही चीज़ है, कहीं कहीं पर टैक्स का रेट बढ़ भी गया, कहीं कहीं पर घट भी गया, तो कुल मिलाकर के कहा गया है कम कारभार का मतलब कम टैक्स देने पड़ने, कम टैक्स देना। उसके बाद कहा गया है आर्थिक विकास में वृद्धि, लिख दिया गया है क्या, देखो आर्थिक विकास में वृद्धि हो गया है। उसके बाद आपको लिखाना है इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक कागज पे नहीं, प्रस्तुतिकरण सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। इससे लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है समय समय पर। ऑनलाइन व्यवस्था होने से, पहले ऑफलाइन था ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन में घोटाला वोटाला का चांस बहुत कम होता है। जिससे ठीक हो ना, ऑनलाइन में घोटाला वोटाला का चांस बहुत कम होता है। उसके बाद है ये अंतरराष्ट्रीय करारोपण प्रणाली है। अंतरराष्ट्रीय करारोपण प्रणाली है। 160 देशों से ज़्यादा जीएसटी को लागू करने वाले हैं भैया। कितने, 160। शुरू मैंने बताया है फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ, इंडिया में तो बहुत बाद में लागू हुआ, 17 में लागू हुआ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय करारोपण प्रणाली है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपको समझना होगा, 15 नंबर और 16 नंबर। इनपुट टैक्स क्रेडिट हेडिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कहा गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट में कहा गया है
जीएसटी के अधीन संपूर्ण पूर्ति श्रृंखला इनपुट क्रेडिट उपलब्ध होता है, कर पर कर नहीं होता। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कर पर कर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कर पर कर नहीं लगता। पहले टैक्स लगता था, टैक्स पर टैक्स लगता था, अब टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। और बहुत सारे लाभ दिए गए हैं। आवश्यक दैनोपयोगी वस्तुओं में कर मुक्ति, जो बड़ी संख्या में घर में वस्तुएं उपयोगी होती हैं उनमें टैक्स में कमी की गई, मतलब जो पर डे हम लोग यूज करते हैं। 40 लाख रुपए तक, जो भी समय समय पर बदलता भी रहता है, आवर्त मतलब 40 लाख रुपए तक टर्नओवर जो होगा बिजनेस का, वो भी क्या होता है, वो कर मुक्त रखा गया। उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में कह रहा है अदर लाभ, अन्य लाभ, अनुमानित लागत, अनुपालन लागत में कमी, मतलब सरकार को कम लागत में पैसा इकट्ठा हो जाता है, सरकार को कम सरकारी प्रशासन रखने पड़ते हैं। ठीक है, नौकरशाही, भ्रष्टाचार, वाद विवाद से निपटारा भी हुआ है। ये बहुत सारे लाभ हैं, ये बहुत सारे आपको हम दोष भी बता रहे हैं। आप बने रहिए, पूरी क्लास को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लेंगे। ठीक है, ज़रूरी होता है कि आप जीएसटी के लाभ और जीएसटी की हानियों के बारे में जानते रहें। ध्यान देना है प्यारी प्यारी बच्चों, इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हानियाँ क्या हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जीएसटी की हानियाँ, जहाँ एक तरफ बहुत सारे लाभ होते हैं कहीं पर, वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारी हानियाँ होती हैं। कहा गया है वर्ष के मध्य में परिवर्तन, या देखो वर्ष के मध्य में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है, जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है, जुलाई में लागू हुआ। ठीक है, जुलाई में लागू हुआ तो बीच में लागू हुआ। देखो, अप्रैल मई जून 3 महीना पुरानी कर व्यवस्था थी, और जब जुलाई में लागू हुआ तो नई कर व्यवस्था। उसी में लोग हो गए कंफ्यूज, कहाँ से जीएसटी आ गया, कहाँ से जीएसटी आ गया। ठीक है, जीएसटी की हानियाँ, वर्ष के मध्य में जुलाई में लागू हुआ तो इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ा व्यापारियों को। भाई लागू करना था तो 1 अप्रैल से लागू होता, लेकिन जुलाई में ही लागू कर दिया गया और जल्दबाजी में लागू किया गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, सॉफ्टवेयर में परिवर्तन होता रहता है हमेशा। देखो, कुछ ना कुछ अपडेट होता है। जो व्यापारी आपको पता है सब पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं। आपको 10 से 5% मिलेंगे जो पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा, वो समझ नहीं पाते सॉफ्टवेयर में, उसके लिए उनको खर्चा करना पड़ता है पैसा। समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, और अपडेट होने से उसमें सिस्टम जो होता है कुछ ना कुछ नया आ जाता है, पुराना वाला समाप्त हो जाता है। जैसे मोबाइल है, कुछ ना कुछ नया आ जाता है, अपडेट हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर में भी परिवर्तन होता रहता है, इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब मेरे भाई आप 3rd नंबर देखेंगे। कहा गया है एकल कर नहीं, कह रहे हैं जीएसटी एकल कर व्यवस्था किया गया है परंतु एकल कर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है एक देश एक कर ना, एकल कर नहीं। देखो, एक कर क्यों नहीं, क्योंकि एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, दोहरा कर है। इसमें भी एकल कर नहीं है, भले बताया गया है कि एकल कर है, एकल कर नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्यारे भाई, 4th नंबर क्या कहा गया है? 4th नंबर कहा गया है विस्तृत कर की दरें। वाह भाई, विस्तृत कर की दरें। वास्तव में इंडिया में जो टैक्स का रेट है हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, बहुत कम सुविधा दी जाती है। देखो, सिंगापुर में 7% लिखाया था मैंने, कनाडा में देखो लगभग 5% के करीब लिखाया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया में देखो
कुल कम है, लेकिन अपने इंडिया में जीएसटी कुछ पर 0% लगता है, कुछ पर 0.25% बताया 3% है, कुछ पर 5% है, कुछ पर 12% है, कुछ पर 18% है, कुछ पर 28% है। डीजल और पेट्रोल पर तो जीएसटी शामिल ही नहीं किया गया। काहे नहीं शामिल किया गया, उसको भी शामिल कर देते। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता से खींच लो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता से खींच लो। अगर जीएसटी किस में ला दी जाए, पेट्रोल में, डीजल में ला दी जाए, और उसमें ला दी जाए रसोई वाले गैस में ला दी जाए, तो ये सब बहुत सस्ता हो जाएगा, आधे से कम रेट में हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 1 लीटर के पीछे 34-35 रुपया तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी सरकार ले लेती है। समझ सकते हैं आप कितनी लूट रही है सरकार। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कितना सरकारें लूटती हैं। एक सरकार नहीं, सब सरकार लूटती है ना। एक्साइज ड्यूटी लगता है, तमाम तरह के खर्चे होते हैं। ये बहुत पहले बहुत कम लगता था। अब आपको ध्यान देना, विस्तृत कर की दरें हैं, जहाँ से ज़्यादा देखो नशे के पदार्थों को जीएसटी के बाहर रखा गया है। उसके बाद क्या है? बहुराज्यीय पंजीकरण। बहुराज्यीय पंजीकरण। बहुराज्यीय पंजीकरण का क्या मतलब है? कहा गया है कि जीएसटी प्रत्येक राज्य में अपेक्षित है। मतलब कि जीएसटी जो है, अगर आपकी फर्म का अलग अलग कार्य क्षेत्र है, फर्म का मतलब जैसे हमारी दुकान है, हमारा कोई पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, हमारा बिहार में भी ब्रांच हो जाए, हमारी ब्रांच दिल्ली में भी हो जाए, हमारी ब्रांच बंगाल में भी हो जाए, महाराष्ट्र में भी हो जाए, तो अलग अलग इस पर क्या कराना पड़ेगा? इस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस पर क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। 6वां नंबर आप देखेंगे, कहा गया है पेशेवरों की आवश्यकता। ध्यान दीजिएगा, पेशेवरों की आवश्यकता। तमाम झंझट होने के कारण, तमाम लिखा पढ़ी होने के कारण, पेशेवर का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसका वकील की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर वाद विवाद हो जाएगा तब। 7 नंबर आपको ध्यान देना है, कंप्यूटराइज है भैया ये, कंप्यूटराइज्ड। कितने लोग व्यापारी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो कंप्यूटर को देख के घबरा जाते हैं, भैया कहीं कुछ लूट तो नहीं लेगा कहीं, ठीक है। और तमाम जगह पे नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है, ये भी समझ लीजिए। अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क का अभाव है। हमारा गांव एकदम पिछड़ा है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क है, लेकिन बहुत सारे गाँव हैं वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं रहता। तो आप समझिए, नेटवर्क है ना। 8वां नंबर आपको ध्यान देना है, कह रहे हैं परिचालन लागत में वृद्धि। परिचालन लागत का मतलब परामर्श लेने जाएंगे, मान लीजिए गांव में दुकान है तो शहरों में जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, वकील के पास परामर्श लेने, परामर्श लेने की लागत, ठीक है। दोहरा नियंत्रण, भैया केंद्र सरकार और राज्य, दोहरा नियंत्रण अभी भी है। एक देश एक कर भले कहा गया है, केंद्र सरकार अलग जीएसटी लगाती है, राज्य सरकार अलग लगाती है, तो कहा गया है कि दोहरा नियंत्रण अभी भी है, ठीक है। कह रहे हैं कंपोजिशन स्कीम में प्रतिबंध। जीएसटी व्यवस्था में एसी मुक्त केवल 40 लाख तक है, ठीक है, 40 लाख तक है, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की, आपको बताया, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है।